आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे हुनर से रोज़गार की। हमारी आज की पेशकश में बात इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर योगा एजुकेशन में करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। जी हाँ, 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जा रहा है और ख़ास बात यह है कि इन दिनों पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की धूम मची हुई है। हर कोई यही जानना चाहता है कि योग के क्या क्या फ़ायदे हैं और उन फ़ायदों को हम कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या योग एजुकेशन को हम अपने करियर का हिस्सा भी बना सकते हैं, उसमें करियर बना सकते हैं। दरअसल किसी इंसान के नेचुरल पावर को बैलेंस तरीके से डेवलप करने वाली एक्टिविटीज़ को योग कहा जाता है। योग का मतलब यूँ तो जोड़ने का है, लेकिन योग हमें खुद को फिज़िकल तौर पर पूरी तरह से प्रैक्टिकल बनाने की तकनीक बताता है। एक तरह से देखा जाए तो योग इंडिविजुअल पावर और कुदरती ताकत के साथ मिलाने का एक ज़रिया है। कैसे है ये ज़रिया, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्री अरबिंदो आश्रम से स्पिरिचुअल स्पीकर रमेश बिजलानी और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं योगा एजुकेटर रुचि अरोरा मोहन। वेलकम टू द स्टूडियो। तो सबसे पहले रमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे योगा आखिर है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस प्रश्न से शुरू किया और ये नहीं शुरू से एज्यूम कर लिया कि योग मतलब कि आसन प्राणायाम की बात होगी जी। अब आसन प्राणायाम तो हैं ही जिससे कि नॉर्मली योग देखा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ही सोचें तो आपको ये भी ध्यान आएगा कि योग को एक आध्यात्मिक विषय भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैसे बनता है और उसका क्या महत्व है, उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं बहुत संक्षेप में। आसन प्राणायाम जो है हमारे तन और मन को स्वस्थ बनाते हैं। और तन और मन क्या है? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे यंत्र हैं, हमारे औजार हैं काम करने के लिए। तो औजार का तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन औजार का केवल अच्छा होना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। ये समझ लीजिए एक चाकू भी एक औजार है जी। उसी चाकू से फल सब्जी भी काट सकते हैं, किसी को छुरा भी मार सकते हैं। तो इसी तरह आप सोचिए, यदि कोई आतंकवादी है, वो कमज़ोर है, शरीर से कमज़ोर है जी। उसका मन जो है वो अशांत है और बुद्धि जो है वो मंद है। क्या वो टेररिस्ट अटैक लॉन्च कर पाएगा? फेल हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो उसके लिए भी यही यंत्र हैं। अगर हम उसको आसन प्राणायाम सिखा के उसके शरीर को स्वस्थ कर लें, उसको मन को शांत कर लें, उसकी बुद्धि ज़्यादा तेज़ कर दें, उसकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर लें, तो उसका टेररिस्ट होने का एक जो चांस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा जी। और यही यंत्र जो हैं वो एक टीचर भी यूज़ करता है, एक डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, फार्मर भी, तन और मन तो सारे यूज़ करते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक टीचर को उतना ही हेल्प करती है जितना एक टेररिस्ट को, तो वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तो हो नहीं सकती। तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन योग इसलिए बनता है क्योंकि योग में न केवल वो तकनीकें हैं जिससे कि हमारा तन और मन स्वस्थ हो सके, योग में मार्गदर्शन, गाइडेंस भी है कि उन यंत्रों को किस तरह से प्रयोग किया जाए, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास पूरे 24 घंटे होते हैं। तकनीकों में तो दिन में 1-2 घंटे आप लगाएंगे, लेकिन इस्तेमाल पूरे 24 घंटे कर रहे हैं। तो यदि वो 24 घंटे हम उस मार्गदर्शन को इस्तेमाल करें जो योग में अवेलेबल है, जो एक आध्यात्मिक दर्शन पे आधारित है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी पे आधारित है, यदि हम उसको इस्तेमाल करें तो योग एक तो 24 घंटे की क्रिया बन जाएगा और दूसरा जब हम उसको अपने जीवन में मार्गदर्शन जो योग में अवेलेबल उसके लिए यूज़ करेंगे तो टेररिस्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक डिसिप्लिन पे आधारित है। तो मार्गदर्शन वहाँ से जो ऐसा आएगा कि वो टेररिस्ट नहीं बनेगा। तो अगर मैथमेटिकली कहें तो योग जो है वो तकनीकें हैं जिससे तन मन स्वस्थ होते हैं, प्लस जो मार्गदर्शन या गाइडेंस अवेलेबल है तन मन को इस्तेमाल करने के लिए, तो उससे जो है पूरा जीवन योग बन सकता है, पूरे 24 घंटे की क्रिया हो सकता है जी। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि योग होता क्या है और इससे आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। रुचि, आपसे भी समझना चाहेंगे लेमैन लैंग्वेज में, आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को, कि योग और योगा क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हम लोग
बहुत लोग जो हैं योग की तरफ तब जाते हैं जब उनके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसका हल वो कहीं भी नहीं पाते हैं। तब उन्हें लगता है कि शायद इसका हल जो है योग में घुसा हुआ है, योग में है। ये भी एक इसीलिए कहते हैं कि कोई भी तकलीफ जो जीवन में आती है उसको हमको एक उस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये हमारे किसी अच्छाई के लिए आई है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ ना जाएं। योग के मामले में किसी बीमारी के आने का वेट ना करें, बल्कि योग को अपनाएं और इसके फ़ायदों को, जो बहुत ही हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि शायद ये हमारी बॉडी को अच्छा कर देगा, हमारे मन को अच्छा कर देगा, ये सब इसके बहुत छोटे बेनिफिट्स हैं। हम सबके अंदर में एक सच्चाई है, एक इनफाइनाइट ट्रूथ है जो हम सबके अंदर में है। योग हमें कोशिश करके योग का जो मार्ग है वो हमको अपने अंदर के सच से मिलवाता है। एंड जब हम ये रास्ते पर आ जाते हैं तो जीवन जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और बहुत अच्छा बन जाता है। जी साथी रुचि, अगर हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें, जो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था उसमें आप भी मौजूद थी, आपसे चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, तब मैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट की एक छात्र थी और वहाँ पर योग सीख रही थी। वहाँ पर मैं सर्टिफिकेशन और फाउंडेशन कोर्स कर रही थी। एंड उस जो फर्स्ट इवेंट था तो वो सेंट्रल दिल्ली में हम लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि हम लोग सब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर आए थे। तो बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट था कि इतने लार्ज स्केल पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे योग करने के लिए। तो वहाँ की जो एनर्जी थी तो वो बहुत ही अच्छी थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जब हम सब मिल के करते हैं तो हम एक कलेक्टिव ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। जी रमेश जी, अगर हम योगा की पावर की बात करें तो इसे न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने अब इसको पहचाना है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो डिक्लेयर करवाया 1914 में कि जून 1915 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, तो उससे इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ी है, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है पूरे दुनिया में। और अब धीरे धीरे आसन और प्राणायाम से आगे भी पूरी दुनिया बढ़ रही है और लोग उसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी रमेश जी, आपने कहा ये टेक्निक है जो हम योगा की बात कर रहे हैं, एक तरह की टेक्निक होती है, तो क्या स्कूल ऑफ योगाज होते हैं वो आपसे समझना चाहेंगे? एक सिंपल तरीका योग को देखने का है कि वो एक परिवर्तन है, एक रूपांतर है। जैसे हम हैं उससे ज़्यादा आगे बढ़े, एक परिवर्तन का एक तरीका है। तो उसमें परिवर्तन में बेहतरी के लिए हम अलग अलग पहलू ले सकते हैं। जी। तो योग की जो कुछ पद्धतियां हैं उसमें ज़्यादा जोर शरीर पे है, उसको हम बोलते हैं हठ योग। तो आसन प्राणायाम हमें वहीं से मिले हैं। जी। दूसरी पद्धति है जिसका मन के ऊपर ज़्यादा जोर है, वो है राजयोग। तो मेडिटेशन की टेक्निक हमें वहाँ से मिली है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण योग है जिसको आमतौर पर हम भूल जाते हैं वो है गीता का योग। तो गीता का योग जो है उसमें दो बहुत सुंदर बातें हैं। एक तो ये है कि उसमें पूरी स्वतंत्रता है कि आप शुरुआत कर्म से करें, ज्ञान से करें या भक्ति से करें, अपनी रुचि के अनुसार। जी। तो दूसरी चीज़ उसमें यह है कि योग को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लाएं। जैसे गीता में है योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर हर कर्म कीजिए। जी। तो पूरा दिन जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें कैसे योग को ले आएं। और श्री अरविंद ने क्या किया है कि इन तीनों का समन्वय किया है और उसको हम बोलते हैं पूर्ण योग। जी। तो उसमें शरीर को निगलेक्ट नहीं किया जाता, तन को निगलेक्ट नहीं किया जाता, वो तो हमारा आधार है, हमारा महत्वपूर्ण यंत्र है। मन को भी निगलेक्ट नहीं किया जाता। तो हठ योग के भी कुछ पहलू हम लेते हैं, राजयोग के भी लेते हैं। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि हर विद्यार्थी एक सा नहीं होता, तो जिसको आजकल एजुकेशन में बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, तो वो भी गीता में है। तो वो फ्रीडम भी श्री अरविंद का जो समन्वय है उसमें अवेलेबल है कि आप किसी भी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे भी शुरुआत कर सकते हैं, अपना रास्ता आप योग में खुद बना सकते हैं। और दैनिक जीवन में कैसे ले आएं,
श्री अरविंद का एक जो बहुत फेमस कोट है, ऑल लाइफ इज़ योगा। तो ऑल लाइफ इज़ योगा का मतलब है कि पूरा जीवन हमें वो अवसर देता है कि हम योग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो तकनीकें तो 1-2 घंटे हैं दिन में, बाकी जो है हम पूरे दिन में कैसे ले आएँ, उसका मार्गदर्शन जो है गीता पे आधारित है, और वो जो है उस पर बहुत जोर है श्री अरविंद और श्री माँ के योग में। जी बिल्कुल। तो रुचि जी, अगर हम योगा की बात करें तो अगर कोई इसकी शुरुआत करना चाहे अपने जीवन में तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? बहुत लोगों के लिए आसन और प्राणायाम एक पहला मार्ग बनता है शुरुआत करने के लिए। तो शुरुआत यहाँ से करी जा सकती है, शुरुआत ज्ञान से भी करी जा सकती है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़कर। शुरुआत अपने काम से भी करी जा सकती है। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं तो बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर बॉर्न योगीज। हम बच्चों से कोई आसन नहीं करवाते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी योग में होते हैं, क्योंकि वो जब आप अगर किसी बच्चे को देखें, जब वो रोता है तो वो दिल खोल के रोता है, जब वो हंसता है तो पूरा दिल खोल के हंसता है। तो उसके मन के, उसके दिल के अंदर कोई डुअलिटी नहीं है, कोई हमेशा एक समानता है और एक जुड़ाव है। जो भी वो काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम कर रहे हैं। तो आप अपने काम के थ्रू, अपने काम के ज़रिए भी योग में शुरुआत कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप अगर जो भी काम करते हैं उसको एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ करें तो वो भी योग है। आप वॉक कर रहे हैं, उसको आप पूरे ध्यान के साथ करें तो वो भी योग है। आप पेंटिंग कर रहे हैं और अगर उसमें अपने पूरे दिल के साथ उस काम को कर रहे हैं कि जैसे आप उस पेंटिंग को भगवान के सामने अर्पित करने वाले हैं, तो वो भी एक योग है। तो हर इंसान का मैं कहूँगी कि अपना अपना जो एक आने का जो रास्ता होता है वो अलग होता है, और ये पूरा फ्रीडम है हर इंसान को चुनने का। लेकिन हाँ, आसन प्राणायाम करने से हमारा जो फिजिकल सेल्फ है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा पूरे रास्ते का। तो अगर हम वहाँ से घुसते हैं तो हम अपने आप को इतना काबिल बना पाते हैं कि हम जिस काम के लिए हमने जन्म लिया है हम उसे अच्छे से पूरा कर पाएं। जी बिल्कुल। रमेश जी, ये जो हम योग की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर बिलीफ के लोगों के लिए है या हर आम इंसान इसको कर सकता है, और ज़रूरी है सबके लिए क्या ये? योग जो है वो सबके लिए है, और किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, आयु के लिए या उनके लिए नहीं है, क्योंकि बेहतरी में कौन इंटरेस्टेड नहीं है। हम जैसे हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं हम सब, और असली मायने में बेहतर बनना चाहते हैं, और बेहतर इंसान भी बनना चाहते हैं। और दूसरा, हम चाहे कुछ भी करें, कैसे भी जीवन जिए, हमारे जो यंत्र हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो जो तकनीकें हैं जिससे कि हमारा तन और मन स्वस्थ हो सकते हैं, वो भी सबके लिए है। तो तन और मन को स्वस्थ करना और फिर इन यंत्रों को ठीक तरह से उपयोग करना, वो तो सबके लिए है, और उसका जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है। जी, जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर है, और इसके लिए कोई एज नहीं होती है। रुचि, अगर कोई इसकी शिक्षा लेना चाहे, योगा की शिक्षा लेना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, योगा एजुकेशन, तो कहाँ से ये ली जा सकती है? और ये आपसे समझना चाहेंगे, आपने खुद भी इसकी एजुकेशन ली है प्रॉपर? जी, बहुत सारे रास्ते अब तो निकल आए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप आयुष के थ्रू देखें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ से लोग इसको परस्यू कर सकते हैं। और अब तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल, एंड नॉट जस्ट दिस, इवन अगर कोई थेरेपी योग में स्पेशलाइजेशन लेना चाहे या एल्डरली लोगों के लिए योग में स्पेशलाइजेशन लेना चाहे, तो बहुत सारे स्ट्रीम्स निकल आए हैं। एंड मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको ऑफर करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन जहाँ से हम लोग आए हैं, औरोबिंदो आश्रम, श्री औरोबिंदो आश्रम, वहाँ पे भी 2008 से डॉक्टर रमेश बिजलानी ऐसा एक कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम के नज़रिए से नहीं देखते हैं, बल्कि उसमें हर चीज़ का समागम देखते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भी आता है, आयुर्वेद भी आता है, योगिक विजडम भी आता है। तो
बहुत सारे ज़रिए हैं अब इन कोर्सेज़ को कर पाने के लिए। जी बिल्कुल। रमेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ से ये योगा सीखा जा सकता है अगर करियर बनाना है तो? योग की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। हर स्कूल में अब योग सिखाने की बात हो रही है। जी। तो इतने सारे लाखों स्कूल हैं हमारे पूरे देश में, बाहर की दुनिया को छोड़े अपने देश में ही, तो लाखों योगा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए करियर तो बन सकता है जी। लेकिन अब इसमें दूसरा तरीके से मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करूंगा क्वेश्चन को कि करियर चाहे जो भी हो उसमें हम योग ले आए तो वो करियर भी इम्प्रूव हो सकता है। जी। क्योंकि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है हर करियर में, उसको ख़त्म करने की जो कुंजी है वो भी योग में है। और काम जो है ज़्यादा अच्छा हो, ईमानदारी से हो, वो भी योग में है। ये सब चीज़ें योग में आती हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे गीता के योग की, तो उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों अलग अलग रास्ते हैं शुरुआत के लिए। लेकिन यदि उस रास्ते पे चलते रहेंगे तो तीनों का एक फ्यूजन हो जाता है, तीनों का समन्वय हो जाता है। तो उसका अंत क्या होता है कि काम जो होता है वो ज्ञान के प्रकाश में होता है, एनलाइटेंड वर्क, और उसमें एक जो नया एक जोश आ जाता है, एक नई लगन आ जाती है, एक नया डेडिकेशन आ जाती है, वो भक्ति की वजह से आती है। तो काम की जो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करती है। आप उसको जोश के साथ करते हैं, चाहे कोई भी आपका करियर हो। गीता ने जैसे कहा ना कि योग का जो कर्म का जो कुशल होना है वही योग है। जी, तो आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, रुचि योगा की हम बात कर रहे हैं, किस तरह के बेनिफिट्स, जैसे कि अभी रमेश जी कह रहे हैं कि आप कोई भी आप बेहतर बन सकते हैं, आप जैसे हैं उससे बेहतर बन सकते हैं, तो क्या क्या हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वो दिखाई देंगे? देखिए, जो हमारी हेल्थ है या वो हमारे इमोशंस के साथ में बहुत गहराई में जुड़ी हुई है। किसी भी अगर आप अच्छे एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका कोई भी बड़े से बड़ा डिजीज़ का जो ओरिजिन होता है, जो शुरुआत होती है, वो किसी इमोशन के थ्रू होती है। और ये हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स में भी पढ़ा है और मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को प्रूव भी किया है। तो योग से सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स तो आते ही हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन योग एक बहुत एक गहराई में काम करता है जिससे इंसान खुश रहना, ज़्यादा खुश रहना शुरू करता है। इंसान एक पीस में होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा जो एक सबसे बड़ा एक ईगो होता है, तो हम एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ में जो जीते हैं वो ईगो हमारा ख़त्म होता है। हम सब आपस में एक दूसरे के अंदर उस इनफाइनाइट को देख सकते हैं और उसकी वजह से योग सब में समानता लाता है। और इसकी वजह से हम हर एक काम अच्छे से कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं और एक टाइम पर, एक मोमेंट में, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। तो जैसे हमने ये कहानी बहुत बार सुनी है कि अगर हम किसी जानवर को देखते हैं तो अगर कोई शेर किसी हिरण के पीछे भागता है तो शेर जो है वो हिरण के पीछे भाग रहा है और हिरण जो है अपनी जान बचा रहा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से छूट जाते हैं, एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, उनका जो स्ट्रेस होता है उस चीज़ को लेके वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, हम आज में नहीं जी रहे हैं, हम या तो बीते हुए कल में जी रहे हैं या आने वाले कल में जी रहे हैं और हम आज में सिर्फ हैं। योग हमें उस आज के साथ में मिलवाता है और जब हम सिर्फ आज में जीते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही अपनी लाइफ से हटा पाते हैं। और जब हम इमोशनल लेवल पे, अपने मानसिक लेवल पे इन चीज़ों को हटा देते हैं तो हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो खुशी है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जी बिल्कुल। रमेश जी, बेनिफिट्स कई सारे हैं, आप भी लगातार बता रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इमोशंस मैनेजमेंट में, जैसे कि अभी बता रही हैं, प्रेजेंट में रहना सिखाता है, और किस तरह के बेनिफिट्स हैं आपसे भी समझना चाहेंगे। योग एक किस्म से पूरे जीवन को रेवोल्यूशनाइज कर देता है क्योंकि उसमें जो हम अपने को ज़्यादा ठीक तरह से समझ पाते हैं। दैट इज़ द बेसिस, आधार जो उसका यही है कि हम आमतौर पे अपने को सिर्फ एक तन और मन के रूप में देखते हैं जी।
एक आत्मा में बिलीव करते भी हैं तो हाँ वो भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसका जीवन में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, शायद इसीलिए कि आत्मा अमर होती है तो हम नहीं रहेंगे तो भी कम से कम आत्मा तो रहेगी, ये कंसोलेशन तो है कम से कम। लेकिन आत्मा का जो है वास्तव में एक एक्टिव रोल है लाइफ में, और उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे समझिए एक फायरमैन है, वो एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उसके सामने खड़ा है और उसको कोई बताता है कि इस बिल्डिंग में कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो उसको एकदम दिमाग में आता है कि मैं अंदर जाके उनको बचा के ले आता हूँ। अब सपोज वो अंदर एकदम से नहीं गया, और तो उसको फिर लगेगा कि लेकिन अंदर तो बहुत गर्मी होगी, धुएं में मेरी दम घुटेगा और रिस्की भी है, मैं मर भी सकता हूँ, अगर मर गया तो मेरी फैमिली का बाद में क्या होगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। तो अब अगर वो जो है फिर भी अंदर चला जाए और लोग अंदर हैं या नहीं है, बचा पाता है नहीं बचा पाता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी हो, जब वो बाहर आता है तो उसको अच्छा लगता है जी। और उसके मन को एक शांति मिलती है कि मैं जो सबसे अच्छा काम जो ज़्यादा कर सकता था वो मैंने किया जी। ऑन द अदर हैंड अगर वो सपोज ये सोच के कि अंदर दम घुटेगा और मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोच के अंदर नहीं जाता, तो उसने रिस्क भी नहीं लिया और दम भी नहीं घुटा, लेकिन फिर भी उसको बुरा लगता है। और बाद में अगर पता चले कि कुछ लोग सचमुच फंसे हुए थे तो उसको बहुत बुरा लगता है और शायद बार बार उसको ये मन में खटका होता रहेगा, बेचैनी होती रहेगी, कई बार याद आता रहेगा, कई वर्षों तक शायद याद आता रहेगा, उस दिन ऐसे हुआ था, मुझे पता तो था क्या करना है लेकिन मैं अंदर गया नहीं। अब इसमें अगर आप देखें तो इंटरप्ले जो है आपस में तीन चीज़ों का है। एक चीज़ तो वो जो उसको कहती है कि दम घुटेगा, बहुत गर्मी होगी अंदर, वो तो है हमारी भावनाएं जी, द इमोशनल पार्ट, हमारे जज्बात। दूसरी चीज़ उसको बताती है कि खतरा है इसमें, मर भी सकता हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा, वो दलीलें हैं, वो दलीलें आती हैं हमारी अकल से जी। और तीसरी थी एक इम्पल्स के अंदर जाओ जी। और कई बार ये उसको वार्निंग्स भी मिली कि अंदर दम घुटेगा और ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। तो वो जो एक उसमें इम्पल्स एक आती है कि अंदर जाऊं, वो कहाँ से आती है, वो उसकी आत्मा से आती है। तो आत्मा जो एक इनर्ट एंटिटी नहीं है, आत्मा हमें गाइड करती है, लेकिन क्या है कि हमें वो महसूस नहीं होता, हम कहते हैं कि मेरे को मन किया इसलिए मैं गया। वो इसलिए क्योंकि आत्मा की जो आवाज़ है वो भी तो हमारे जो माइंड है उसमें से फिल्टर होकर निकलती है। अब माइंड में जो हमारा जो जज्बात हैं वो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ ये करने से मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अंदर बचाने के लिए किसी को जाऊँगा। और अकल जो है वो तो जो है वो फटाफट कोई रीज़न ढूंढ लेती है उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो उस ब्रीफ मोमेंट के लिए, उस थोड़ी सी देर के लिए, क्षणों के लिए, जब उसने ये फैसला किया कि मुझे अंदर जाना है और चला गया अंदर, उस समय उसके जो जज्बात, उसकी जो अकल है और उसका जो आत्मा है, वो तीनों एक आवाज़ में बोल रहे हैं। और शरीर जो है एक डोसाइल इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है जल्दी से कहना मान लेता है, उसने वो किया और वो अंदर चला गया। अब मुश्किल ये है कि हम उस लेवल पे जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं, और यही योग है, तीनों का मिलन, ये योग है, उस लेवल पे हम हमेशा नहीं रह पाते जी। लेकिन उससे हमें एक ये पता चलता है कि हम जब भी कोई इस तरह के फैसले करते हैं तो तीन चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो बेस्ट फैसला है, जो सबसे अच्छा फैसला है, वो हमें अपनी आत्मा से मिलता है। तो इससे जो है हम जो है इसी से हम बेहतर बन सकते हैं, इसी से जो है हमें खुशी मिलती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें वो अंदर गया, खतरा लिया मोल, लेकिन फिर भी दम भी घुटा, लेकिन फिर भी वो खुश है। और ये खुशी जो है वो डिफरेंट टाइप की खुशी दो तरह की होती है। एक होती है जब हमें बाहर से कुछ मिलता है, दूसरी होती है जब हम कुछ हम अच्छा काम करते हैं इस तरह का। तो जो इस तरह का अच्छा काम करने वाली जो खुशी है वो हमेशा हमारे अपने हाथ में होती है, क्योंकि वो देने पर आधारित है। तो देना हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है, हमें कुछ मिले वो हमेशा हमारे अपने हाथ में नहीं होता। तो देने वाली खुशी जो है उसकी तरफ हमें आत्मा जो है वो गाइड करती है जी। तो जब हम खुश होते हैं, जैसे भी रुचि ने अभी कहा कि हमारी जो अधिकांश बीमारियां हैं वो भी तनाव के कारण हैं। तो यदि हम इस तरह की खुशी हासिल करना जो है उसका हमारे पास फार्मूला आ जाए, जिसके लिए हम बाहर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो देने पर आधारित है, हम दे सकते हैं, हम किसी से मांग नहीं रहे कुछ, हम कुछ दे रहे हैं, उस पर आधारित है, तो नेचुरली हमारी खुशी जो है उसको कोई हिला नहीं सकता, वो बाहर की परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। तो ये जो है
जो आध्यात्मिक इसमें मार्गदर्शन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें किसी ने कहा है कि ऐसे अच्छे लोग करते हैं इसलिए किया करो। हाँ वो हमारे अपने इंटरेस्ट में है, जी। क्योंकि उससे जो है हम उस तरह के फैसले करेंगे जिससे कि हमारे मन को शांति मिलेगी, जो बेचैनी हो सकती थी उस बेचैनी से बचेंगे, जो हमारे अलग अलग जो अंग हैं, दिल, दिमाग और आत्मा और शरीर, उनमें जो डिवीजन है वो ख़त्म हो जाएगी, यूनिफिकेशन होगी, उनका एकीकरण होगा, यूनियन होगी। और उसके कारण क्या होगा कि एक हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिलेगी कि वास्तव में जीवन सार्थक हुआ जब ऐसा कोई काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमको चाहिए, लेकिन हम उनको गलत जगह पे ढूंढते रहते हैं। योग हमें सिखाता है कि वो सब चीज़ें हमें ठीक जगह पे कैसे मिले। और आसन प्राणायाम उसमें बड़े आसाम से फिट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा जीवन भी जीना है तो कम से कम हमारे यंत्र जो है वो तो ठीक हालत में होने चाहिए। तो उनको ठीक करने के लिए हमारे पास तकनीकें भी योग में हैं। अब आप कहेंगे तकनीकें तो कई हो सकती हैं, जैसे दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, तैरना, वो भी एक्सरसाइजेज हैं। बिल्कुल। ये जो है उस पर एक बहुत स्टडी हो चुकी है और मैं इसको, क्योंकि समय की कमी है इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। योगासन और प्राणायाम जो हैं वो उनसे कहीं बेहतर हैं। लेकिन योगासन जो है उस आसन में से योगासन तभी बनते हैं जब हम ये सोच के करें कि मैं ये आसन इसलिए कर रहा हूँ, या मैं प्राणायाम इसलिए कर रहा हूँ, या मैं इस तरह का खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरे यंत्र ठीक हालत में रहें और उन यंत्रों का ठीक उपयोग कर सकूँ, उस चीज़ के लिए उपयोग कर सकूँ जिसके लिए मैं इस संसार में आया हूँ। तो ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, अवसर भी दिए हैं, यंत्र भी दिए हैं, उन यंत्रों की मैं ठीक देखभाल करूँ और जो अवसर मिले उनका सदुपयोग करूँ। तो वही योग है जी। तो रमेश जी, आपने कहा कि अगर आप आसन कर रहे हैं तब भी आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जैसा आपने बताया, तो उसके लिए क्या ध्यान, मेडिटेशन, इस सब की ज़रूरत है, वो कैसे होगा? उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा कि जब योग के कोई भी सेशन शुरू करते हैं, चाहे आसन प्राणायाम का भी हो, तो उसको प्रार्थना से शुरू करते हैं, प्रार्थना से उसका अंत होता है, और हर समय जो है पूरी अवेयरनेस जो है उसके साथ करने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस में हम शरीर के माध्यम से भी अपनी आत्मा को फील कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है, हमारा तन मन जो है, वो एक किस्म से एक अजूबे हैं, मिरेकल्स हैं। अगर हम थोड़ा देखें तो वो मिरेकल्स जो हैं किस वजह से हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, उसी ऊपर वाले की वजह से हो रहे हैं। तो जिसने ऐसी अद्भुत रचना की है उसके लिए हमारे मन में जो है एक आदर भाव बढ़ता है उससे। तो उसके साथ कनेक्ट जो हमारा फिजिकल प्रैक्टिसेस में भी होता है। और यदि इस भावना के साथ कि मैं इन यंत्रों को ठीक हालत में रखूं, क्योंकि ये तो मेरी मिनिमम ड्यूटी है कि अगर मुझे यंत्र दिया गया है तो उसकी ठीक देखभाल करूं, ये सोच के करें तो दौड़ना भागना भी योगिक बन सकते हैं। उनको भी उसी एटीट्यूड के साथ करना चाहिए, और इस एटीट्यूड के साथ ना करें तो आसन केवल आसन रह जाते हैं, योगासन नहीं बनते। तो आसन जो है योगासन बनाने के लिए एटीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। तो एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं उसे योगासन बनाने के लिए, जैसे कि रमेश जी कर रहे हैं। रुचि, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम महिलाओं की बात करें और इन जनरल औरतों के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए क्या ख़ास तौर से समय निकालने की ज़रूरत है? दिन में किस समय करें, किस समय ना करें, खाने से पहले करें, बाद में करें, बहुत करना क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें इसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। सबसे ज़रूरी है कि करें, और वो मौके निकालें या वो भावनाएं निकालें कि क्यों करें। जी। बहुत बोला जाता है और एक्सपीरियंस किया जाता है कि योग आसनों का जो मज़ा, जो फीलिंग, जो एक गंभीरता सुबह के टाइम खाली पेट आती है, वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को मत करिए, आप शाम को करिए। बस अपने खाने और आसनों के बीच में कम से कम 3 घंटे का एक गैप रखिए, ताकि आपका जो खाना है वो पच चुका हो और आप खाली पेट हों जब आप अपनी प्रैक्टिस करें तो। और औरतों के लिए मैं बोलूँगी कि टाइम नहीं है। देखिए, मैं खुद एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पहल आते हैं जब हमें, हमारे लिए बच्चा बहुत प्रायोरिटी पे होता है, फैमिली होती है। लेकिन क्या मैं परेशान रह के या बीमार रह के, क्या मैं अपनी फैमिली या अपने बच्चे या किसी अपने करियर का ज़्यादा ध्यान रख सकती हूँ? नहीं रख सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए सबसे पहले
इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो शायद मैं वो उस चीज़ को फैला भी नहीं सकती। एंड जैसे बोला जाता है कि एक महिला अपने घर का एक पिलर होती है, एक जड़ होती है कि घर वालों का कैसा हेल्थ है, कैसी उनकी तबीयत है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए तो इसको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। जैसे हम रोज़ सुबह उठकर अपने दांतों को ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, उसी प्रकार से योग की भी प्रतिक्रिया है जो एक हमारे रोज़मर्रा के जीवन में एक उसका एक स्लॉट होना बहुत अनिवार्य है उसका, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम इस फीलिंग के साथ को अपनाएंगे तो हम शायद इसको छोड़ नहीं पाएंगे। एंड आजकल की अगर हम महिला को देखें तो उसके सिर पर सिर्फ खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और वो एक काम करने वाली महिला है जो पैसे भी कमा रही है, तो रोज़गार भी है जिसका अपना। तो अगर उसका अपना रोज़गार है तो उसका स्ट्रेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो हमारा एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है कि पहले जो तकलीफ़ें महिलाओं को बहुत कम होती थी, आज की तारीख में PCOS, PCOD, ओबेसिटी, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो महिलाओं के जीवन में बहुत रफ्तार, जिन्होंने उसको रफ्तार पकड़ ली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक महिला हैं और आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, पहले तो आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा और स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, अपने बच्चों तक उस चीज़ को फैला सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना और खुश रहना। जी, तो बहुत ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना, खुश रहना, और तभी आप अपने परिवार को खुश रख पाएंगी, स्वस्थ रख पाएंगी। रमेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है अगर हम योगा को अपनाना चाहते हैं कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में? इसको मैं 2 भाग में बांट सकता हूँ। एक तो कि लाइफस्टाइल में आजकल मुख्य समस्याएं क्या हैं और क्या चेंज कर सकते हैं, और दूसरा कि योग जो है उनमें कैसे एंटर करता है। जी। तो क्योंकि लाइफस्टाइल एडवाइस तो बिना योग के भी कह सकते हैं कि फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और खाने में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और जैसे खाना ठीक तरह खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर कोई गलत चीज़ ना डालें, जैसे शराब या और कोई जो ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ हैं, ऐसी कोई गलत चीज़ ना, तंबाकू, ऐसी गलत चीज़ ना डालें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, और ठीक समय पे सोएं, ठीक समय पे उठें, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए सोएं और ठीक तरह से सोएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल में। और आजकल कुछ नई चीज़ें और लाइफस्टाइल में आ गई हैं कि स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, और सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने में जो हम जितना टाइम लगा रहे हैं उतना ना लगाएं, उससे फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का लाइफस्टाइल में ध्यान रखना है। जी। अब योग इन सब में कैसे एंटर करता है? योग इस तरह से एंटर करता है कि हम इन सब चीज़ों को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि ये सब करने से हमारा जीवन थोड़ा लंबा होगा, बीमारी कम होगी, तो बीमारी के डर से, जल्दी मर ना जाएं उस डर से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन योग में हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। योग में हम इसलिए करते हैं कि मैं ये भी सोचते हैं कि स्वस्थ में क्यों रहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मुझे क्यों करनी है। तो जैसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे स्वस्थ इसलिए रहना है ताकि मेरे यंत्र ठीक दशा में रहें, ठीक हालत में रहें, और उनको मैं जिस चीज़ के लिए संसार में आऊँ उसके लिए ठीक तरह से उपयोग कर पाऊँ। तो जब उस दर्शन को मैं ठीक तरह समझ लेता हूँ और उससे जो मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, उस सब को अप्रिशिएट करना शुरू करता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मुझे बीमार नहीं होना, मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है करने में, एंजॉय करता हूँ, और उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उसी चीज़ को अगर इस डर से करें कि नहीं तो जल्दी मर जाऊंगा, बीमारी हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, खा सब्जियां रहे हैं और सोच रहे हैं अंडे और कटलेट्स के बारे में, फ्राइड फूड के बारे में सोच रहे हैं। तो जो स्ट्रेस होगा फ्राइड फूड ना मिलने के कारण, उससे जो नुकसान होगा वो शायद ज़्यादा होगा, हरी सब्जी खाने से जो फ़ायदा होगा वो कम होगा। जी। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो हरी सब्जी खा भी रहा हूँ और एंजॉय भी कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरी अटैचमेंट जो है, जो चीज़ें जो
स्वादिष्ट लगती थी लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ मेरी अटैचमेंट ख़त्म हो गई है। तो मैं उसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करने में अच्छा लग रहा है। तो ये नहीं है कि मैं इसलिए नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो एन्जॉयबल लाइफस्टाइल है उससे बीमार जल्दी होते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस टाइप को मैं लाइफस्टाइल को एन्जॉयबल समझता था उससे ज़्यादा एन्जॉयबल स्टाइल मुझे अवेलेबल है, और उस लाइफस्टाइल को मैंने इसलिए अडॉप्ट किया है। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि माइंडफुल होना ज़रूरी है, जैसे आपने बताया एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है रमेश जी, आप जैसे बता रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि बच्चे भी कर सकते हैं, किसी भी एज से कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत जो है, एक तो विल पावर होनी चाहिए। जैसे रुचि ने अभी कहा कि यदि हमें डिटर्मिन्ड है तो किसी न किसी तरह से उसके लिए समय निकालेंगे। दूसरा जो है ये सोचना कि साधना के लिए समय अलग है और दैनिक जीवन के लिए अलग है, वो हम ना सोचें। हम अपने दैनिक जीवन में साधना कैसे ले आएँ। तो दैनिक जीवन में साधना लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आसन प्राणायाम और के लिए कुछ समय निकालें, वो भी इम्पॉर्टेंट है इसका यंत्र ठीक रखने के लिए, लेकिन हम ये देखें कि हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से उसको ला सकते हैं, सब तरह से। तो कुछ चीज़ें तो हमने इधर उधर से किसे देखी कि हमें जो विकल्प हैं सामने उनको कैसे चुनें, अपनी आत्मा की आवाज़ के हिसाब से चुनें। अपने काम को कैसे देखें, अपने काम को ये देखें कि मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे एक गुण दिए गए, कुछ शिक्षा दी गई और मुझे एक अवसर दिया गया ये काम करने के लिए, तो इसलिए मैं खुशी खुशी करूं, और उसका जो कर्म फल है उसके साथ मेरा लगाव ना हो। क्योंकि कर्म फल जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो कर्म फल के साथ लगाव ना हो, तो उस भावना के साथ करूं। और मुझे ये काम जो है वो एक अवसर मिला है बेहतर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उससे जो है मैं काम को अलग भावना से करूंगा और वो काम अच्छी तरह से करूंगा, क्योंकि यदि मुझे सौभाग्य के रूप में देखूंगा तो अच्छे से अच्छी तरह से वो काम करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़ जो जीवन के उतार चढ़ाव, वो तो फिर भी आएंगे ही। तो उतार चढ़ाव जो है मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि सब कुछ ठीक चलता रहे तो उसी में मगन हो जाऊंगा और वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है भूल जाऊंगा। सब कुछ गलत होगा तो आत्महत्या करने को मन करेगी। इसलिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे दोनों मिल रहे हैं। तो उनको मैं एक समत्व की भावना से देख पाऊंगा। तो अगर हमने अपने यंत्र भी ठीक किए और बाकी जो 24 घंटे में जो भी समय बचा, 22 घंटे जो भी बचे, उसमें मैंने जो काम किया एक पर्टिकुलर रवैये के साथ किया, और विकल्प जो थे वो जहाँ तक हो सके अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन के किए, और उतार चढ़ाव को एक न्यूट्रल तरीके से देखा कि वो सिर्फ परिस्थितियाँ मिली हैं मुझे ताकि मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकूं। तो बाकी जीवन में रह ही क्या गया, यही इन्हीं चीज़ों से तो जीवन बनता है। तो उस अलग समय क्यों चाहिए मुझे आध्यात्म के लिए? आई डोंट नीड सेपरेट टाइम फॉर माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और साधना। इसी में तो है। तभी श्री अरविंद ने कहा ना, ऑल लाइफ इज़ योगा। तो ऑल लाइफ इज़ योगा मतलब पूरा जीवन हमें अवसर देता है योग की प्रैक्टिस के लिए। कितने सारे बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस बताए हैं रमेश जी आपने। रुचि, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। अब उसका कितनी इम्पोर्टेंस है आज की दौर में, और उसको कितना अहम है आज के दौर में, वो आपसे समझना चाहेंगे। कैसे समझें उसे? देखिए, एक बार जब साल में एक बार जब बर्थडे आता है तो हमारी खुशी अलग होती है उस दिन। तो वैसे ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, जैसे जिस दिन पूरे विश्व में योग को सेलिब्रेट किया जाता है जी। और मैं बोलूँगी कि ये दिन जो इतना प्रभाव करता है लोगों को, तो चाहे कोई ना भी प्रैक्टिस करता हो, योग के बारे में ना जानता हो, लेकिन उसका मन करता है, उसको एक खिंचाव आता है योग के सब्जेक्ट की तरफ, और वो उसके बारे में सोचता है। बहुत सारे लोगों का मार्ग वहीं से शुरू हो जाता है। और तो अगर मैं नज़रिए से देखूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एक सेलिब्रेशन का डे है, एक रिमाइंडर का डे है कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये रास्ता, इस रास्ते पर चलना। और जैसा कि हम देखते हैं जिस तरीके का जीवन हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, तो उसमें भी हमें एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि अगर हमारा लीडर एक योगिक लाइफ फॉलो कर रहा है तो एज अ नेशन, मतलब हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो उस चीज़ को देखकर काफ़ी
प्रभावित होते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है हम सबके ऊपर। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे रमेश जी, कितना इम्पोर्टेंट है इस डे को सेलिब्रेट करना और क्या मैसेज इस दिन हम जब योगा सेलिब्रेट करते हैं तो क्या जाता है? इन दिनों का महत्व है क्योंकि हमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में याद दिलाता है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिर्फ योग दिवस आए उस दिन हम योग की बात करें उसके बाद भूल जाएं, वो ना करें। इसको एक रिमाइंडर यूज़ करें और उसके बाद भी उसको जारी रखें। जी रमेश जी, अगर हम योगा टेक्निक जो आप कह रहे हैं उसकी बात करें तो वो तो इंडिया की बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस रही है, तब से अब तक के बदलाव के बारे में, और अब जब उसे पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जा रहा है, के तौर पर मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हो उसको जितने ज़्यादा लोग करें तो उसको एक कलेक्टिव एनर्जी मिलती है। और श्री अरविंद के योग में और श्री माँ के योग में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी एम्फोसाइज की गई कि योग केवल हमारे अपने अकेले के लिए नहीं है, योग जो है कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट के लिए है। तो जितने लोग संसार में ज़्यादा करें उतना ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया जो है बदलेगी और ज़्यादा बेहतर दुनिया जो है बनेगी। और इसी संदर्भ में एक छोटे से संक्षेप में बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी आप महिलाओं की बात कर रही थी, पुरुष भी उसमें शामिल हैं कुछ हद तक, क्योंकि पेरेंटिंग तो दोनों ही करते हैं, माँ बाप दोनों ही मिलकर बच्चे की परवरिश करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल और सोशल दोनों रीजंस की वजह से माँ का उसमें ज़्यादा रोल रहता है। तो हम सिर्फ उसे केवल एक ज़रूरी चीज़ ना सोचे कि लाइफ में है ये कि एक काम करना है तो ये भी कर लिया, उसको सिर्फ जिम्मेदारी ना समझ के करें, उसको ये देख के करें। दो चीज़ें इसमें देखनी से हमें वो ज़्यादा ठीक तरह कर पाएंगे। एक तो ये कि हम बच्चे की देखभाल नहीं कर रहे, बच्चा हमें एक अवसर दे रहा है वो करने के लिए जिससे कि मेरा अपना जीवन जो है सफल हो सकता है। क्योंकि जीवन सफल होता है जब हम किसी को प्यार करते हैं, उसको वो देते हैं जो उसको ज़रूरत है। हमें वो कैपेसिटी है देने की जिसकी बच्चे को ज़रूरत है, हम वो दे रहे हैं, तो बच्चा हमें वो मौका दे रहा है। तो बच्चे के थ्रू हम ग्रो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम बच्चे को इस तरह से बड़ा कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो भी इन्हीं विचारों पे कि मुझे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है, ध्यान देना है उसकी तरफ, ये सोच के बड़ा हो। और बच्चों के लिए बहुत आसान है क्योंकि बच्चों को अच्छा बुरा क्या है हमसे ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है। तो हम उसको उसके लिए एनकरेज करें, उसको प्रोत्साहन दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं जब भी वो ठीक काम करे। और जब गलत काम करे तो ये रियलाइज़ करें कि तुम्हें अंदर से ही पनिशमेंट मिली होगी, बाहर से पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अंदर से पनिशमेंट मिली होगी, तुम्हें जो बुरा लग रहा है वही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो ये जब रियलाइज़ करें, बच्चे को ठीक तरह बड़ा करें, तो बच्चे जो हैं इस बड़े होकर दुनिया को बेहतर बनाएंगे। तो एक जो है, एक तो बच्चा हमें मौका दे रहा है कि हमारा अपना आध्यात्मिक विकास हो, और दूसरा बच्चा जो है अगर हम उसकी ठीक परवरिश कर रहे हैं तो वो कल बेहतर दुनिया बनाएगा। तो हम उस बेहतर दुनिया बनाने में भी बच्चे की परवरिश करके एक योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है योगा का, आपने बड़े अच्छे से समझाया रमेश जी। रुचि, हम जो ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, इसका किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? अगर हम बच्चों की बात करें, महिलाओं की, 15 साल हो चुके हैं, तो किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला? 2015 से इसको शुरुआत किया गया था, तो जो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का रिस्पॉन्स बच्चों से, बड़ों से, महिलाओं से देखने को मिल रहा है? जो एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत प्रोत्साहित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में इस डे को, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड बच्चों में अगर देखूं तो स्कूल्स में भी ये इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। ना कि ये दिन, बल्कि अब तो एनुअल स्पोर्ट्स डे में भी योगा का एक कंट्रीब्यूशन होने लगा है। तो जब ऐसा होता है, जब हम किसी चीज़ को एक कंसिस्टेंसी के साथ में एक लगातार उसमें करते हैं, तो वो सिर्फ एक दिन का चीज़ नहीं रह जाता है, बहुत लोगों के लिए वो एक मार्ग बन जाता है जिससे वो वहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। और एक रिमाइंडर भी आता है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस, तो एक वो उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आता है कि शायद अब उन्हें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और उसको शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एडुकेशनल लेवल, हर जगह पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, और जो हो भी रहा है। जी
बिल्कुल रमेश जी, रुचि, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। तो दोनों गेस्ट हमारे मौजूद थे और हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। योगा एक टेक्निक है जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपलिफ्टमेंट आपका करती है। तो अगर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मकसद यही है कि कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट हो, जिससे कि एक बेहतर दुनिया बन सके। आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।